तो पहला क्वेश्चन है टाइप ऑफ बैकअप। ऐसे मेनली जो बात होता है ना, जो बैकअप टाइप होता है वो आपका, जैसे पता होता है कि जब भी आप डेटाबेस में जाएंगे ना, तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाया था जिससे याद रहे आपको, नहीं तो कल के डेट में फिर आप कहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। ओके, हमारा सर्वर चल रहा है, एसएसएमएस करता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन, टाइप ऑफ बैकअप, और उसके बाद लिखा आपने डेटाबेस बैकअप, व्हाट इज योर मीन। दो क्वेश्चन है, ये क्या है। सर पता नहीं, वो उसने ऐसे ही भेजे थे, बस यही मुझे कंफ्यूजन था, ये क्या है, डाटाबेस बैकअप क्या है। ओके, तो मैं एसएसएमएस को ओपन कर रहा हूँ। तो बस इसमें तो जो मैं बताने वाला था हूँ कल, 5 तरीके के होते हैं: फुल डिफरेंशियल टी लॉग, कॉपी ओनली बैकअप, एंड टेल लॉग बैकअप। ओके, एक सेकेंड, ये बंद करता हूँ। देखिए, अगर डिस्टिंक्ट बात करें तो बैकअप आपके तीन तरह के ही होते हैं। ओके, जिसको बोलते हैं फुल, डिफरेंशियल और ट्रांजेक्शन लॉ। ओके, अगला बैकअप है जो आपका कॉपी ओनली बैकअप जो बात करते हैं। ये कॉपी ओनली होता क्या है, आपको पता है। हाँ, वो कॉपी ओनली बैकअप ये डिफरेंट, मतलब इन तीनों से अलग होता है। कोई अगर हमारी जॉब चल रही हो तो उससे अलग हमें कोई अगर बैकअप लेना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि लॉग शिपिंग कोई प्रोसेस चल रहा है मेरा, लॉग शिपिंग चल रहा हो तो हर 10 मिनट पे बैकअप चल रहा होगा। ओके, तो आप बीच में कोई लॉग बैकअप और फुल बैकअप लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा लॉग शिपिंग। जैसे मान लीजिए कि हर आधे घंटे में लॉग बैकअप हो रहा है। ओके, ठीक है। आप उसमें आए और एक फुल बैकअप लिया और एक लॉग बैकअप ले लिए। हो सकता है आपका कोई पर्सनल यूज हो, जब वो रीस्टोर करने के ठीक। लिए जाएगा, लॉग शिपिंग का आधे 30 मिनट्स के बाद जब पहुंचेगा, तो कहे कि ये तो फाइल लेके जाएगा नहीं। जो आप लोकल फाइल लेंगे अपने आप से, जो लेंगे, मान लीजिए कि उसका नाम दे दिया आपने डीबी ऑन डॉट बैकअप, और डी ड्राइव में ले लिया आपने। ओके, तो वो तो बैकअप जाएगा नहीं। क्या कि जो बैकअप प्लान है कि आपका इस ड्राइव पे बैकअप होगा, यहाँ पे कॉपी होगा, यहाँ पे रीस्टोर होगा। ओके, तो जब वो बैकअप नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपका लॉग शिपिंग फेल हो जाएगा। ओके, लॉग शिपिंग ब्रेक हो जाएगा अगर कोई आप नॉर्मल बैकअप ले लेंगे। तो उस ब्रेक को, एलएसएन चैन को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक अ कॉपी ओनली बैकअप। जैसे आप ठीक। सोचिए कि लॉग शिपिंग चल रहा हो तो फुल बैकअप बैकअप तो लेंगे नहीं। ओके, कि उसका हम्म। लॉग का सीक्वेंस नंबर, लॉग का चैन ब्रेक हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि चैन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कॉपी ओनली बैकअप लेते हैं किसी भी डेटाबेस का फुल बैकअप, कॉपी ओनली, तो एग्जिस्टिंग चैन को ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए हम कॉपी ओनली बैकअप लेते हैं। आप चैन समझ गए ना। जैसे हाँ आपको सर, पता मैं होगा चैन कि समझ गया। फुल हो गया, फिर डिफरेंशियल हो गया, लॉग हो गया, ये तीन तरह के बैकअप हो रहे हैं, और बीच में किसी ने फुल ले लिया, तो उस फुल बैकअप लेने से, अगर आप फुल कॉपी ओनली बैकअप लेंगे, तो पुराना चैन डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, तो ये आपका तीसरा बैकअप जो कॉपी ओनली बैकअप की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो आपको टाइप ऑफ बैकअप बता सकते हैं कि जैसे कि आपका फुल बैकअप है, डिफरेंशियल है, लॉग है। ये कॉपी ओनली बैकअप है। कॉपी ओनली का बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्वर पे बैकअप प्लान चल रहा है, उसको विदाउट डिस्टर्ब किए हुए मैं डेटाबेस का फुल बैकअप ले सकता हूँ, और कहीं पे अगर किसी और सर्वर पे चाहिए तो रीस्टोर कर सकता हूँ। कभी भी रिफ्रेश की बात होती है ना, रिफ्रेश मैंने कहा था ना कि प्रोडक्शन का बैकअप लेंगे और आप टेस्ट सर्वर चाहे डेवलपमेंट सर्वर रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो वहां से आप कॉपी ओनली बैकअप लेके आएंगे, नहीं तो पुराना बैकअप लेके आएंगे। ओके, अगर नया बैकअप नॉर्मल बैकअप लेंगे तो आपका लॉग का चेन खराब हो जाएगा। क्लियर। अब ये ठीक। डीबीए इट इज आपने नॉट अवेलेबल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिफरेंशियल बैकअप, ये कॉपी ओनली बैकअप में इसका क्या मतलब है? कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिखा है, कहीं पे मतलब लिखा सर, है। आप कॉपी ओनली बैकअप लोगे तो डिफरेंशियल के लिए नहीं आता। या तो हम फुल ही करेंगे, फुल बैकअप, या क्या करेंगे, कौन सा वजह, टी लॉग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, कॉपी ओनली बैकअप ओनली वी कैन टेक अ फुल बैकअप। ओके, लॉग बैकअप का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जैसे मुझे फुल बैकअप लेना है, ओके,
तो फुल बैकअप लेना है किसी चलता हुआ हम्म। प्रोडक्शन सर्वर को, तो नॉर्मल मैं फुल बैकअप लूंगा तो उसका लॉग सीक्वेंस नंबर का चैन ब्रेक हो जाएगा। उसको नहीं ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, हाँ कॉपी हाँ हाँ। ओनली बैकअप लेना है, जो उसे लॉग जो पुराना कॉपी जो वाली बैग। बैकअप प्लान जो जी जी। है उसे आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है डीबीए, ये क्या है डीबीए? ठीक। सर उसने बस ऐसे दिए हैं, मतलब आप देख लो, कुछ अगर हो तो इससे कुछ रिलेटेड तो बता दो, वरना आगे चलो। नहीं नहीं, डीबीए तो आपको पता है डीबीए का रूल क्या है, बेसिकली आपको पता होगा कि डीबीए क्या है, कि आपको क्या करना है, मॉनिटरिंग करते हैं आपका, जैसे जितने भी, अब देखिए दो तरह के जॉब होते हैं डेटाबेस के अंदर। एक एप्लीकेशन का जॉब होता है जो एप्लीकेशन टीम बनवाती है, और एक डीबीए का जॉब होता है जैसे आपने डेटाबेस का मेंटेनेंस जॉब आप बनाते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपको री इंडेक्स का जॉब है, बैकअप का जॉब है, आपका अपडेट स्टैटिस्टिक का जॉब है, री इंडेक्स का जॉब है, डीबीसीसी चेक डीबी का जॉब है। तो दो तरह के जॉब होते हैं, मेनली आपको फोकस करना है, और आप सारे जॉब को टेक केयर करते हैं कि अगर कोई फेलियर होता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है मेल पे, और उस नोटिफिकेशन के बेस पे आप क्या करते हैं, फाइनली उसको जाके चेक करते हैं, उसके एरर चेक करते हैं, जॉब की हिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्यों फेलियर हुआ, उस एरर को फिक्स करते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है सर। अब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या होता है हाँ सर, क्लियर। कि जब भी आप डेटाबेस कोई भी सीक्वल सर्वर इंफॉर्मेशन, जैसे सीक्वल सर्वर आपका, अब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का अलग मतलब है, सीक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का अलग मतलब है। ये पूछ रहा है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, जब भी डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आप रखते हैं, जैसे कि साइज का, इनिशियल साइज डेटाबेस का क्या होना चाहिए। ओके, इनिशियल साइज का मतलब है कि जैसे मैं डेटाबेस अभी क्रिएट करूं, आंख बंद करके हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक किए, न्यू डेटाबेस क्रिएट किए, तो इस डेटाबेस का क्या कॉन्फ़िगरेशन आपका होना चाहिए। ओके, तो जैसे मान लीजिए डेटाबेस का नाम मान लीजिए मैं लिखता ठीक। हूँ इंटरव्यू डीबी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है कि फाइनली इसकी इनिशियल साइज क्या होना चाहिए, मतलब शुरू स्टार्ट में क्या साइज होना चाहिए। ओके, क्लियर? कि शुरू में क्या साइज होना चाहिए, मुझे पता है कि मेरा डेटाबेस जैसे कम से कम 10 GB का होगा, तो यहाँ पे 8 MB के बजाय यहाँ पे 10 GB आप डालेंगे। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद यहाँ लिखा है ग्रोथ 64 MB। जब भी ये, जैसे मान लीजिए कि शुरू में 8 MB था ना, सपोज कीजिए कि ए 8 MB था, तो ग्रोथ कितना का होगा, बाई 64 MB। ओके, तो जब भी 8 MB उसका फुल हो जाएगा तो कितना एमबी बढ़ेगा आपका, 64 MB बढ़ेगा। मैं यहाँ पे करूंगा कि इनिशियल साइज मैंने 1 GB 10 GB कर दिया, और ग्रोथ यहाँ चेंज कर दूंगा इन परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगा वो 10% ग्रोथ होगा, यानी कि 10 GB का ग्रोथ कितना हो जाएगा, 1 GB 10%। ओके, और कभी भी लिमिटेड, इसका मैक्सिमम साइज तो लिमिटेड नहीं रख। हाँ बोलिए। जैसे ही 1 GB भरेगा तो 10% ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा, ऑटो ग्रोथ हो जाएगा, यही तो कहना है मतलब। हाँ हाँ, आप कहेंगे कि उसका फाइल ठीक। इनेबल फाइल ग्रोथ करते हैं परसेंटेज में। ओके, उसकी साइज हम ठीक। क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसे 64 MB होता है, उसको मैं, अगर मेरी साइज बड़ी है तो परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको बोलते थे 10 GB का ग्रोथ हो। ओके, ओके। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ये है कि आपकी डाटा फाइल का किस पाथ पे रखना है, और लॉग फाइल कहाँ पे रखना है। तो आप कहेंगे कि लॉग फाइल मैक्सिमम हम जो हमारा एसएसडी ड्राइव होता है उसमें डालते हैं कि मुझे बेटर परफॉर्मेंस आपको मिले। ठीक है, ठीक। जी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन में जाके यहाँ पे होता है रिकवरी। तो रिकवरी अगर मुझे चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए रखना है तो मैं सिंपल करता हूँ, और प्रोडक्शन के लिए रखना है तो मैं फुल करता हूँ रिकवरी मॉडल। तो फुल रिकवरी मॉडल इसलिए करते हैं कि पॉइंट इन टाइम रिकवरी, अगर किसी पार्टिकुलर टाइम में, अगर आपको जैसे अब लॉग शिपिंग चाहिए तो उसके लिए भी फुल रिकवरी चाहिए, मिररिंग चाहिए उसके लिए फुल रिकवरी मॉडल चाहिए, ऑलवेज ऑन चाहिए तो उसके लिए फुल रिकवरी चाहिए। ओके, तो वो जो जिसका यूज केस जो ठीक है। होगा उस हिसाब से इसकी रिकवरी मॉडल हम चेंज करते हैं। तो मेनली आपको फोकस क्या क्या करना है, ओके। जो आपका ग्रोथ
देखना है, ऑटो ग्रोथ क्या होना चाहिए, इनिशियल साइज क्या होना चाहिए, डेटा फाइल का क्या पाथ होना चाहिए, और लॉग फाइल का पाथ बेसिकली क्या होना चाहिए। ओके। और उसका कौन सा रिकवरी मॉडल होना चाहिए, तो उसका आप रिकवरी ऑप्शन में जाके रिकवरी में, अगर डेवलपमेंट सर्वर, अगर आपका प्रोडक्शन है तो फुल रखूंगा, और बाकी कोई एनवायरनमेंट है तो उसको सिंपल ही हम लोग रखेंगे। ओके। अगर हो सकता है कि लोकल तो एनवायरनमेंट पे चाहे यूएटी पे अगर लॉग शिपिंग सेटअप करना है तो उसको भी हम फुल ही रखेंगे। ओके। ठीक है। ओके। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। परफॉर्मेंस इशू। अब देखिए, बेसिकली आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस इशू में आपका रोल क्या है, कि जब भी परफॉर्मेंस इशू आता है तो बेसिकली मेरा एक्शन क्या होता है, मुझे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा क्वेरी, कौन सा प्रोसीजर आपका अधिक मेमोरी मतलब कि कंज्यूम एक्सपेंसिव। कर रही है, एक्सपेंसिव कौन सी क्वेरी है, हाई मेमोरी कौन सी खा रही है, हाई सीपीयू कौन सा खा रहा है। तो मैंने आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं, उस सर्वर पे कनेक्ट करते हैं और उसके एक्टिविटी मॉनिटर पे हम क्लिक करते हैं। एक्टिविटी मॉनिटर पे पता लग जाता है। हेलो। तो बेसिकली आपको ये पता लग गया कि एक्टिविटी मॉनिटर से आपको पता लग जाएगा कौन सा एक्सपेंसिव क्वेरी है। ओके। तो जो भी एक्सपेंसिव क्वेरी होगा, ओके, आवाज आ रही है ना, हाँ आ रही है। तो जो भी आपका एक्सपेंसिव क्वेरी होगा ना, उस क्वेरी को हमें क्या करना है, उस क्वेरी को पहला प्लान ये करना है कि उसमें देखेंगे कि कौन कौन से टेबल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ रहे हैं? एकदम पूरा स्टेप आपको यही बताना है। उस क्वेरी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ओके। आप न्यू क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पता नहीं कौन सा क्वेरी, हम तो क्वेरी कोई पेस्ट की कॉपी किए नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेरी एक्सपेंसिव हमारा है नहीं, कुछ चल नहीं रहा है, तो हमने कहीं एक्सपेंसिव क्वेरी कहीं बनाया था। ओके, डमी में क्या है, ओके नहीं है। तो बेसिकली क्या है, एक्सपेंसिव क्वेरी ओपन करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेरी हम लेके चलते हैं, ये ओके, ये वाला क्वेरी है तो रिटर्न कर रहा है, कुछ भी क्वेरी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं देखता और मुझे एक क्वेरी बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए यही ले लेता हूँ। एडिट किया और इसको, इस क्वेरी को मैं कॉपी करता। ओके। इस क्वेरी को, अब इसमें बेस टेबल तो है ही नहीं, तो आपको क्या करना, इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है, अब एक और भी बात है, अगर एक क्वेरी हम पहले फाइंड आउट करें कौन सा क्वेरी है, और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं, अगर डेटा राइट कर रहा होगा तो इसको एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डाटा प्रोडक्शन पे राइट कर देगा। ओके। तो हमें क्या करना है, उसका एस्टिमेटेड प्लान देखेंगे। कैसे एस्टिमेटेड प्लान देखें, एक होता है एक्चुअल प्लान और एस्टिमेटेड प्लान। एक्चुअल प्लान का ये वाला साइन होता है जिसको बोलते हैं, हम इस पे क्लिक कर देंगे या कंट्रोल एम कर देंगे। एक होता है एस्टिमेटेड प्लान, यानी कि अगर आपको बिना रन किए अगर क्वेरी का प्लान देखना है तो आप एस्टिमेटेड क्वेरी प्लान पे आप क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये काम करता हूँ, एक प्रोसीजर चलाता हूँ, मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसकी क्वेरी देखता हूँ। ओके। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोसीजर, मान लीजिए कि यही एक्सपेंसिव क्वेरी आपके लिस्ट में आया। ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, मैं कहा कि एक क्वेरी आपका आ गया, प्रोसीजर आ गया कि ये एक्सपेंसिव है। ये क्या पता 10 है कि नहीं, नहीं तो फिर मुझे अब टेबल देखना पड़ेगा उसमें है या नहीं। ओके। सपोज कीजिए कि एक क्वेरी, अब दो तरीका हो सकता है, एक क्वेरी मैं चला सकता हूं कि नहीं। अगर मैं चला सकता हूं तो इसका एग्जीक्यूशन प्लान, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान देखूंगा, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, या आप डायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे कि टू फाइंड आउट अ क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान आई हैव टू क्लिक प्रेस कंट्रोल एम एंड देन वी हैव टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी। ओके। तो हम कंट्रोल एम किए और यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान आ गया। देख रहे हैं? इस प्लान पे हमें फोकस करना है कि कौन सा ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर है, किस ऑपरेटर पे सबसे अधिक से अधिक कॉस्ट कंज्यूम हो रहा है।
ओके, तो यहाँ पे प्लस पे जाके यहाँ पे सारे पे 1 बाई 1 करके आप देखेंगे। जैसे कि मैं इसको अगर सेलेक्ट करूं तो देखिए यहाँ पे 18% कॉस्ट है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ पे जी जाता हूं तो 6% कॉस्ट है, यहाँ पे जाता हूं तो 5% है, यहाँ पे जाता हूं तो कुछ ऐसे 0% है, और कुछ भी है। ओके, तो जहां पे सबसे अधिक परसेंटेज कॉस्ट है उस पॉइंट पे हम जाके देखते हैं कि उस पे कौन कौन से टेबल पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो इस टेबल पे इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो आपको टेबल डिटेल बेसिकली आपको मिल जाएगा। तो इसका जैसे मान लीजिए अब यहाँ तो पता नहीं लगेगा कौन सा टेबल है, ये इनर ज्वाइन हो रहा है, तो इनर ज्वाइन किसका हो रहा है, ये दो क्वेरी का आके यहाँ पे इनर ज्वाइन हो रहा है, तो फाइनली किसी बेस टेबल से वो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए टेबल का डिटेल है जिसका नाम है आपका इम्प्लाई टेबल है, ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लाई टेबल। ओके, तो हम पता करेंगे कि इस इम्प्लाई टेबल में जो भी इंडेक्स है उसकी फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो अब यहाँ पे जाएंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन करेंगे कि उस टेबल के जितने भी इंडेक्स है उसका फ्रेगमेंटेशन दिखाएं देखेंगे। अब जैसे इस टेबल का नाम था इम्प्लाई, तो मैं इम्प्लॉई सर्च करता हूं, तब आपको पता लग जाएगा कौन सा टेबल है। और देखिए इम्प्लाई वाला ये टेबल है, इसके अंदर देखें कौन से इंडेक्स है और इस इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन कैसे है। तो मैं फ्रेगमेंटेशन के लिए दो तरीका बता रखा हूं। आप करेंगे फिजिकल इंडेक्स स्टेट या विजार्ड से आपको बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे इस पे और रिबिल्ड पे क्रिएट क्लिक करते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका कितना फ्रेगमेंटेशन है। दिख रहा है आपको। तो 50% ए वाला इंडेक्स का है और एक 33% एक वाला का है, आप देख रहे हैं। तो इसकी फ्रेगमेंटेशन पे मुझे काम करना है कि उसको फिक्स करूं। ओके, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट, उसको याद करके बताना पड़ेगा, सिस डीएम अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर फिजिकल इंडेक्स फिजिकल स्टेट होता है, इंडेक्स फिजिकल स्टेट। और यहां पे आपको देना है डेटाबेस की आईडी। तो डीबीआईडी एक फंक्शन होता है और डीबीआईडी में जो भी डेटाबेस का नाम है वो डालेंगे। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट का नाम, कौन सा टेबल है उसका नाम देना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम एक फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए सॉरी, तो ऑब्जेक्ट आईडी करेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट का आईडी डालेंगे। बाकी पार्ट को मैं नल नल कर देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस टेबल का जितना भी इंडेक्स है उसका क्या फ्रेगमेंटेशन लेयर है। अब ऑब्जेक्ट आईडी की डेटाबेस आईडी के लिए डेटाबेस का नाम डालना है, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैंने पेस्ट कर दूंगा सिंगल कोट में। ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम उठाना है और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम उठा के इसके अंदर डाल देना है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इसमें नहीं एक्सेप्ट होता है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको रिमूव कर देना है और इसे पता लग जाएगा कि फाइनली आपकी इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन लेयर क्या है। देखिए, और आपका देखिए सेम यहाँ पे आ गया रिपोर्ट जो हमने विजार्ड से आपको बताया था। तो ये आपको अगर बताते हैं तो इंप्रेसिव रहेगा। ऑर्डर बाय, इसका नाम है एवरेज, एवरेज फ्रेगमेंटेशन परसेंटेज, और इसको मैं कर दूंगा डिसेंडिंग, मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक वाला टॉप में आने लगेगा। देखिए यही था, क्लियर। तो बेसिकली हाँ सर। इस डीएमबी को यूज करके आप इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन उसको बताएंगे, जो मैं आपको शेयर कर देता हूं। ओके, ठीक। इसमें तो डाउट नहीं है। अब इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन पता लग गया, अब ऐसा भी तो हो सकता कि इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन जीरो हो। ओके, तो जीरो होगा तो हमें इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन ठीक करने की जरूरत नहीं है, अगर होगा तो फिक्स करना है। तो अगर 30% से अधिक है तो उसको क्या करेंगे, रिबिल्ड इंडेक्स करेंगे। जो यहाँ पे आपको कहा था राइट क्लिक कीजिए और रिबिल्ड पे क्लिक करेंगे तो रिबिल्ड हो जाएगा। अगर रिबिल्ड कर रहे हैं तो अपडेट स्टैटिस्टिक की जरूरत नहीं। अगर आपने ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज किया ये वाला तो आपको अपडेट स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ेगा। ओके, क्लियर। हाँ सर। अब चलते हैं। तो ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि ये प्रोसीजर ठीक नहीं चलता है, यानी कि वो बैड प्लान के साथ जा रहा है, कभी कभी आप ही यही कह सकते हैं कि कोई प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर बैड प्लान को फॉलो कर रहा हो, तो उसका प्लान क्लियर करने के लिए ये कमांड होता है sp_recompile।
तो आप ये भी बताएंगे उसको। ओके। तो प्रोसीजर का खाली नाम देना है और ये रिकम्पाइल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगली बार जब प्रोसीजर चलेगा तो इसका नया प्लान जनरेट होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखेंगे क्या लिख के आ रहा है। देखिए, ऑब्जेक्ट दिस वाज सक्सेसफुली मार्क एज अ रिकम्पाइलेशन। मतलब अगली बार जब चलेगा तो क्या होगा, रिकम्पाइलेशन होगा और नया प्लान आपका क्रिएट होगा। तो हो सकता है आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाए। एक और भी चीज हो सकता है कि हमने तो सीक्वल पे डायरेक्ट जंप करके आ गया कि सीक्वल की एक्सपेंसिव क्वेरी देखा। उसके पहले का प्लान आप एक्सप्लेन करेंगे कि मैं टास्क मैनेजर पे जाऊंगा और देखूंगा क्या सीक्वल सर्वर ही मेरा मेमोरी अधिक कंज्यूम कर रहा है। ओके। अगर आपका सीक्वल सर्वर टॉप में ठीक है है। तब तो ठीक है कि सीक्वल सर्वर को चेक करना है। अगर ये सबसे नीचे होता तो आपको जो टॉप में है उसके लिए बात करना पड़ेगा आपके विंडो टीम से कि क्या इसको बंद कर सकते हैं कि नहीं। ये टास्क जैसे मान लीजिए कि ये गूगल चल रहा है, ये मेमोरी मेरा 332 MB खा रहा है और इसका मुझे यूज ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एंड टास्क करूंगा। खत्म हो गया और आपका मेमोरी रिलीज होकर देखिए 41% हो गया। और भी कोई यूजलेस हमारा टास्क है तो उसको जैसे कि हमने इसको एंड किया और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका देखिए 39% आ गया, पहले 42% था। ओके। लेकिन हमारे केस में सिक्वल सर्वर इज अ हायर कंज्यूमर ऑफ मेमोरी। तो हमें किसको देखना है हमारे केस में, सीक्वल को ही देखना है, दूसरे कुछ को देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ठीक है सर। तो ये आपको फाइनली ये स्टेप उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक अगर सर। आपको और एक और अच्छा भी सर। बात, अगर सपोज कीजिए कि वो एक्सपेंसिव क्वेरी अगर करेंटली चल रहा है तो आपको रीसेंट, आपको यहाँ पे एक्टिव में देखना है। अगर अभी चल रहा है प्रोडक्ट, जैसे अभी इशू चल रहा है तो एक्टिव में देखेंगे। और कभी मतलब जैसे 2-4 मिनट 10 मिनट पहले का है, रीसेंट है, तो उसको इस पे देखेंगे। ओके। एक्टिव होगा करंटली, अगर एक्टिव होगा चल रहा होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया होगा तो रिसेंट एक्सपेंसिव में होगा। बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है। बस इसको कंपाइल करके मैं बता रहा हूँ, जो आपने ये बताया ना, जैसे पहले ही बताया था आपने, हाँ हाँ। कि सबसे पहले तो मैं टास्क मैनेजर अपनी इंफ्रा में जाके देखूंगा कौन सा का SQL सर्वर से ज्यादा CPU मेमोरी ले रहा है या यूज कर रहा है। तो फिर दूसरी टीम से, विंडो टीम से कनेक्ट करके उनको बोलेंगे कि भाई ये सही कर दो। अगर SQL सर्वर ज्यादा ले रहा है तो फिर हम उसमें आएंगे। तो फिर मैं नहीं, मॉनिटरिंग आप टूल सही पे एक क्लिक और करूँ। भी थोड़ा और भी डिटेल में बता दूं। जैसे आपने कहा ना कि मैंने अभी एक वर्ड, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत बताया। जैसे मान लीजिए कि मेरा सीक्वल सर्वर 50% मेमोरी खा रहा है। ओके। और 50% अदर एप्लीकेशन काम खा रहा है। लेकिन जब मैंने सीक्वल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग देखी तो मेरा मेमोरी कितना जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि इतना लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 10 GB है। ओके। और वहां पे मेरा मेमोरी 10 GB कोई और खा रहा है और मेरे पास 8 ही GB मिल रहा है, तो उस केस में उस एप्लीकेशन को भी आपको चेक करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। समझे। जैसे मान लीजिए कि ठीक। दो यूज केस है। हमने कहा कि मुझे सीक्वल उसके को बाद 16 मॉनिटर जीबी पे मेमोरी। जाके देन हाँ आई विल हाँ। फाइंड आउट हम्म। देन आई विल फाइंड आउट द एक्टिव एक्सपेंसिव क्वेरी और रिसेंट एक्सपेंसिव क्वेरी। हाँ हाँ। मुझे वहां से ना एक्सपेंसिव क्वेरी मिल जाएगी, तो मैं उस टेबल पे जाऊंगा, टेबल पे देखूंगा उस प्रोसीजर में कौन सा एक्सपेंसिव सब ट्री कॉस्ट कौन ज्यादा ले रहा है, विच हैज द मैक्सिमम सब ट्री कॉस्ट। उसकी ओए। फ्रेगमेंटेशन चेक करूंगा, फ्रेगमेंटेशन में चेक करेगा उसका क्लस्टर बने हुए हैं या नहीं है, तो उसमें क्लस्टर बनाऊंगा। नहीं 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 अगर नहीं नहीं अगर नहीं, 30। ये वाला नहीं। आप बोलेंगे इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन अधिक है, मोर देन 30% तो रिबिल्ड करेंगे, लेस देन 30% रीऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। 30% से अधिक अच्छा होगा अच्छा। इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन, तो रिबिल्ड करना है, ठीक। लेस देन है तो रीऑर्गेनाइज करना है। अगर आप रीऑर्गेनाइज करेंगे तो अपडेट स्टेट मैंडेटरी है। वो कब बोलेंगे, क्लस्टर कब बनाएंगे हम? क्लस्टर नहीं बोलना है। देखिए कोई भी नहीं इंडेक्स हो, बोलना। देखिए कोई भी इंडेक्स है, हमने प्लान देखा ना। इंडेक्स, अब देखिए, अब जो आप पहले पुराने कहानी कह रहे हैं जिसमें अगर क्लस्टर इंडेक्स नहीं है, टेबल स्कैन कर रहा है, तो उसमें क्लस्टर इंडेक्स बनाएंगे। ओके। अभी के केस में ये था कि इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन अप है, जिसका 30% से अधिक होगा, जो मैंने क्वेरी में आपको दिखाया, यहां पे दिखाया, जिसका 30% से अप है, जैसे कि 50% 33, तो इस इंडेक्स को हमें क्या करना है, रिबिल्ड करूंगा। अब जैसे ये 0 है तो इस कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये 20% होता था, इस इंडेक्स को रीऑर्गेनाइज करते।
ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक और जो आप पहले बता रहे थे कि क्लस्टर इंडेक्स का, इट मींस कि अगर अगर हम देखते कि टेबल स्कैन हो रहा है, तो इट मींस कि एटलीस्ट उसमें वन क्लस्टर इंडेक्स होना चाहिए। है। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक। अगर इंडेक्स स्कैन हो रहा है, तो हो सकता है कि उसकी फ्रेगमेंटेशन खराब हो सकता है कि आपका जैसे कि उसका फ्रेगमेंटेशन ठीक हो लेकिन उसका स्टैटिस्टिक करेक्ट ना हो, तो उसके लिए अपडेट स्टैटिस्टिक करेंगे। उसको बोलते हैं एसपी अंडरस्कोर अपडेट स्टैटिस्टिक्स। अपडेट स्टेट होता है, सॉरी, स्टेट्स, ये वाला कमांड चलाएंगे। तो ये वाला कमांड चलाएंगे तो स्टैटिस्टिक अपडेट हो जाएगा आपका। ये आपको बार बार एग्जीक्यूशन प्लान नहीं करना ही था, हम ऑन भी नहीं करना था। ओके। तो जब भी अपडेट स्टेट चलाएंगे तो इसको एग्जीक्यूशन प्लान को बंद कर लेंगे, 1 सेकंड में आपका चल जाएगा फटाफट। देखिए चल गया ना। तो आपको ये चलना है। क्लियर। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। अब चलते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज डेटा। तो ऑप्टिमाइज आपको पता लग गया, हमें इंडेक्स बनाना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन ठीक करना पड़ेगा। ईटीएल क्या ठीक। होता है? इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म, इसको लोड बोलते हैं, ईटीएल। ओके। यानी कि डेटा कहीं भी, किसी डाटा कहीं सोर्स से लेना है, तो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, फिर उसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर हमें अपने सिस्टम में लोड करना है। समझ रहे हैं? देखिए, ठीक है। अगर क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सपोज कीजिए कि मेरे एक्स कोई एक्सेल सीट में आ रहा है कोई डेटा, ये एसएसआईएस का काम है, डीबीए काम नहीं है। वो बोलते हैं कि सोर्स से मेरा डेटा आया, वहां पे आईडी आएगा, जैसे इंप्लाई आईडी आए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंप्लाई का नेम डाल देना है। तो मैं आईडी पढ़ूंगा और इंप्लाई मास्टर में जाके उसका नेम निकालूंगा और उसको उसमें इंसर्ट कर दूंगा। यानी कि पहले डेटा निकालूंगा सोर्स से, उसकी आईडी मिलेगा, आईडी अपने टेबल में से इंप्लाई का नेम निकालूंगा। तो आईडी लिया लेकिन इंप्लाई का नेम निकाला, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। जैसे मान लीजिए एम लिखा होगा तो मेल लिख दूंगा, और एफ लिखा होगा तो फीमेल कर दूंगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एम का मेल हो गया, एफ का फीमेल हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन। लोड का मतलब है कि किसी प्रोडक्शन सर्वर में डेटा को लोड करना। क्लियर। ठीक है। ये इसमें कह सर रहा ईटीएल ना है। हाँ। सेकंड, मतलब मुझे थोड़ी सी इसकी ना कहानी बता दीजिए, वो अगर पूछें कि भाई गौरव ईटीएल के बारे में क्या जानते हो, जो मैं उनको बता सकूं। ईटीएल की सेकेंडरी स्किल मांग रखी है उसमें, इनके जेडी में। ओके। देखिए बेसिकली क्या है, ईटीएल के अंदर क्या होता है कि जैसे आजकल मल्टीपल सिस्टम काम करता है, जैसे डेटा वेयर हाउस होता है। ओके। मल्टीपल क्या होता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन काम करता है, और मल्टीपल, जैसे मान लीजिए कोई सीक्वल सर्वर में चल रहा है, कोई ओरेकल में चल रहा है, कोई एमएस एक्सेस में चल रहा है, कोई एक्सेल में फाइल सेटिंग कर रहा है, फाइल कर रहा है, डाटा डंप कर रहा है। ओके। तो जब भी वो मल्टीपल वेरियस सोर्स से डेटा आएगा, तो हमें एक फॉर्म में डालना पड़ेगा डेटा वेयर हाउस में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर मुझे टारगेट में जो चाहिए उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और लोड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, आप बोलिएगा कि हमारे पुराने सिस्टम में एसएसआईएस पैकेज है, और एसएसआईएस पैकेज हेल्प करता है कि कहीं डेटा मल्टीपल सोर्स से डेटा लोड होता है, और उसको ट्रांसफॉर्म करके मेरे डेटा वेयर हाउस में वो डालते हैं, और डेटा वेयर हाउस से हम रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। समझे? जैसे मान लीजिए अब आईसीआई बैंक की वेबसाइट है, अब हमें 10 साल पुराना या 20 साल पुराना रिपोर्ट चाहिए तो मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो वो क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउस टीम क्या करती है कि उसको डेटा को डेटा वेयर हाउस में रखती है, और वहां से डाटा को पॉपुलेट करती है। तो आप जब मेल करते हैं चाहे रिक्वेस्ट बनाते हैं, तो जो डाटा वेयर हाउस टीम है, डेटा एनालिसिस टीम है, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको लोड करके देती है पीडीएफ में। क्लियर। ठीक। ठीक। अब पाइपलाइन में स्टेप्स क्या होता है, पाइपलाइंस का डेटा क्या है, वेरियस टाइप और स्टेप्स ऑफ डाटा पाइपलाइन। पहल का होता है काम कि डाटा पहले कनेक्ट करना, किस सोर्स से डेटा लेना है, जैसे एमएस एक्सेस से लाना है, एमएस माई सीक्वल से लेना है, ओरेकल से लेना है, कि एमएस सीक्वल से लेना है। ओके। उसके बाद होता है कि कनेक्शन बनने के बाद होता है कि आपका डेटा फ्लो होता है वहां पे। डेटा फ्लो, डेटा फ्लो मतलब कहां से कहां डेटा जाएगा। डाटा अगर मान लीजिए, तो वहां पे सोर्स में लिख देंगे एमएस इक्वल,
और टारगेट में लिख दूंगा ओरेकल, तो क्या होगा, सोर्स से डेटा पढ़ेगा और टारगेट में सीक्वल ओरेकल में डेटा जाएगा। अपने केस में आप बताइए का कि हमें सीएसवी डाटा मिलता है, सीएसवी समझते हैं ना, कामा सेपरेटेड, या एक्सेल का फाइल आता है, उस फाइल को हम लोड करते हैं किसमें, सीक्वल सर्वर में। तो उसमें एक सोर्स कनेक्शन होता है, सोर्स कनेक्शन में आपका एक्सेल होता है, और टारगेट कनेक्शन में एमएस सीक्वल होता है। और एक डाटा फ्लो होता है जो हेल्प करता है डाटा को आपका एमएस एक्सेल से सीक्वल में मूव करने के लिए। ठीक है। ओके, तो बेसिकली डाटा पाइपलाइंस में हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, सोर्स हाँ, से। और टारगेट क्या टारगेट कहते हैं उसे, टारगेट पे टारगेट, हाँ। है ना। और टारगेट आपका एमएस सीक्वल बताएंगे। अब ये भी हो टारगेट सकता है कि एमएससी। माई सीक्वल में भी होगा डेटा, और माई सीक्वल को आप सीक्वल में लेके आ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे काम आ गया। माई सीक्वल में मान लीजिए न्यूमरिक डेटा टाइप होता है, लेकिन सीक्वल सर्वर में तो न्यूमरिक मान लीजिए नहीं होता, वहां बिग इंट होता है, इंटीजर होता है। तो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले। अच्छा। अब देखिए, यहाँ लिखा है डाटा वैलिडेशन एक्टिविटी एट स्कीमा लेयर। तो डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं डाटा क्वालिटी चेक। ओके। जैसे मान लीजिए सोर्स, अगर माई सीक्वल में 10 रिकॉर्ड था तो टारगेट में भी 10 आना चाहिए ना। तो डेटा हाँ, वैलिडेशन, वहां पे रिकॉर्ड काउंट चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। वहां पे 5 कॉलम है, यहाँ भी 5 कॉलम होना चाहिए। अब वहां पे 10 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आया है, तो बाकी क्यों नहीं आया, कि डाटा टाइप मिसमैच हो गया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं हुआ। ओके। ठीक है। ये लिखा है, राइटिंग सीक्वल के फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, हाइब्रिड, हाईएस्ट। हाईएस्ट टू हाइब्रिड लिखा है सर। हाँ, हाईएस्ट है, हाईएस्ट। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी आपको निकालने आता है। देखिए उसमें सर नहीं, मुझे मल्टीपल नहीं आता। मल्टीपल मेथड से हो सकता है। टॉप, आप ये समझिए, टॉप क्वेरी से होता है, सब क्वेरी से होता है, रैंक फंक्शन से होता है। ये काम कीजिए, आपको क्वेरी, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, हमारे पास 5 मिनट टाइम है। ओके। तो मैं आपको क्वेरी देता हूँ यहाँ से, डायरेक्ट चैट जीपीटी इसी काम के लिए आ जाएगा। देखिए इतना 3 4 मेथड से हो जाएगा। फाइंड, सेकंड, थर्ड है ना, सर आसान। हाँ, थर्ड, थर्ड आसान वाली बता दो जो याद हो जाए। एकदम आसान वाला ही बताऊं। फाइंड थर्ड मैक्स सैलरी फ्रॉम ये तो इम्प्लाई टेबल। आपको बताता हूं मैं, उसमें से सबसे वो टॉप वाला ही है। अच्छा, रैंकिंग कर देंगे। ओके, सीक्वल मैंने नहीं बताया तो गड़बड़ हो गया, लिमिट। ओके। ओके, ये तो बेचारा है, उसमें रोकिए, मैं इसको बोलना था मुझे सीक्वल से, इसने लिमिट आपका माई सीक्वल से बता दिया। ओके। सर ये मैंने भी चैट जीपीटी से करा है, ये देखना ये वाली सही है क्या। हाँ, ये देखिए ना, टॉप टॉप वाला क्वेरी, एक सेकंड एक सेकंड, देखिए आपको समझा भी देता हूँ ना। ये देखिए, इसमें वो सही क्वेरी, वो तो मुझे पता है, मैं लिख भी सकता था, इतना लिखने की टाइम नहीं है। देखिए, यहाँ पे मेन समझना है, अगर थर्ड कह रहा है ना तो यहाँ पे 3 लिखना है, और अगर फोर्थ कर रहा है तो यहाँ फोर्थ, सेकंड कह रहा है तो सेकंड लिखना है। ओके। बेसिकली क्या है, मैं एक्सप्लेन अच्छा करता हूँ। अच्छा अच्छा। इसने क्या किया, इसने क्या किया, सैलरी पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। ओके। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, मतलब कि पहले आपका आपका सबसे बड़ा टॉप में होगा, उसके बाद नीचे छोटा होगा। ओके। तो उसने पता कर लिया कि जैसे कि 3 टॉप में है या 4 टॉप में है, तो इसने टॉप 2 ले लिया, तो सबसे ऊपर वाला टॉप हो जाएगा। और इस आउटपुट को घुमा दिया असेंडिंग, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए, शुरू में मैं किसी का सैलरी एग्जांपल लेता हूँ, 10,000 है। ओके। और एक 8,000 है। ओके। और एक आपका है, मान लीजिए 7,000। और मैं अगर आपको 7,000 अब कहूंगा सेकंड लाना है तो क्या करना है, ये क्या कहेगा, पहले इसको कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। ओके। तो ये डिसेंडिंग है ही। ठीक है। इसमें से टॉप 2 कर दिया, टॉप 2 मतलब ऊपर का 2 कटिंग कर दिया। तो मैंने इसको कट लिया। कट करने के बाद कहा कि अब एक काम करो, इसको असेंडिंग कर दो। ये क्या करा, असेंडिंग मतलब ऊपर से क्या करो, 8,000 कर दो, और नीचे वाला 10,000 कर दो। और ऊपर से एक टॉप 1, मतलब पहला इसमें से काट लो, वही आपका सेकंड मैक्स सैलरी है। समझ में आया। देखिए अच्छा, अंदर वाला क्वेरी कह रहा है, निकालनी तो थर्ड थी।
देखिए आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ थर्ड, अब सपोज कीजिए यहाँ पे एग्जांपल, टाइम भी थोड़ा कम है। मान लीजिए कि ऐसे डाटा हुआ डाला हुआ है, जैसे यहाँ पे 2000, मैं कुछ भी रैंडमली डालता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि फाइनली डिफरेंस क्या है। समझ जाइए अब उसके बाद। पहला स्टेप कह रहा है अंदर की क्वेरी, पहले अंदर की क्वेरी चलेगी। तो पहला करें, इसको डिसेंडिंग कर दो, तो डिसेंडिंग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्टेप्स। पहला स्टेप ये है। ओके, इसमें से टॉप 3 करो, मतलब ऊपर से 3 काट लो, तो 3 कट हो गया, बचा 3, यही बचा ना। फिर उसके बाद कर रहा है जी इसको जी। कर, इसको कर दो असेंडिंग। तो मतलब कि असेंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 ऊपर, 8000 उसके बाद। ओके, और ऊपर से टॉप 1 ये काट लो, तो ये पहला ये काट लेंगे, यही थर्ड मैक्स सैलरी था। ये थर्ड मैक्स सैलरी था कि नहीं जो हाँ पहले। हाँ 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 सर। हाँ आ गया आ गया। समझ में आ गया। अगर सेकंड करते तो हाँ इतना हाँ ही काटता और ए वाला आपका सेकंड हो जाता। क्लियर। समझ गया सर। चलिए ठीक है तो ठीक। अब ये काम करते हैं, हम रहने दे क्या, हाँ ओके। हाउ टू रिकवर, ओके हाउ टू रिकवर सर्वर बैकअप फ्रॉम द डंप। अब देखिए डम डंप, फाइल। तो डंप, डंप जानते हैं माई सीक्वल में डंप होता है। ओके, तो उसको उसमें तो मेटा डेटा ही होता है, क्रिएट स्क्रिप्ट होता है, तो उसमें से निकाल सकते हैं। अगर एक और बैकअप सर्वर कैसे पता लगेगा, देखिए डंप क्या होता है, ये डंप बोलते हैं, माई सीक्वल के बैकअप को डंप बोलते हैं। उसमें से कैसे आप रिकवर करेंगे, तो उसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, और उसमें क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल सब लिखा होगा, तो कॉपी करके फाइंड कर लेंगे। डंप में होता है। लेकिन सीक्वल सर्वर में कहेगा कि हाउ टू फाइंड बैकअप रनिंग सर्वर। ओके, हाउ टू फाइंड बैकअप फ्रॉम द रनिंग सर्वर, किस, मैंने बैकअप से पता करेंगे किस बैकअप किस सर्वर पे वो रन किया है। तो वहां पे आपका रीस्टोर फाइल लिस्ट ओनली एक कमांड मैंने बताया था कभी। ओके, रीस्टोर फाइल लिस्ट ओनली कमांड, यहाँ फ्रॉम डिस्क लिख देंगे, आपको पता लग जाएगा। जो भी बैकअप होगा ना, इसको डाल देंगे, उसका सर्वर का नाम सारा मिल जाएगा। अगर फाइल का डिटेल चाहिए, ये फाइल लिस्ट ओनली, एक होता है हेडर ओनली, तो हेडर का डिटेल, आपका हेडर ओनली इंफॉर्मेशन आ जाएगा, खाली यहाँ डिस्क का पाथ देंगे, समझे। यहाँ बैकअप फाइल का पाथ देंगे, उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, किस सर्वर पे है, क्या साइज है, किसने एग्जीक्यूट किया, सारा ये 2 कमांड से आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं शेयर कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। रहने दे कि और कुछ बताएं। नहीं नहीं, ये तो आगे समझ में, 3 4 क्वेश्चन होते हैं सर दूसरी वाले। और बचा है। हाँ। चलिए तो ये काम करते हैं।